उत्पादन में लगे भाइयों और बहनों को और प्रोत्साहन मिले, उनकी आय बढ़ जाए और लाख के उत्पादक किसानों को, अभी चूंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है, वनोत्पाद है, इसलिए कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। इसलिए मैं पूरी गंभीरता से प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये प्रयत्न करूंगा कि लाख को कृषि उत्पाद के रूप में पूरे देश में मान्यता मिल जाए। इसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह संभव होगा तो कृषि विभाग की कई योजनाओं का फायदा हमारे लाह के उत्पादक किसानों को मिलेगा, लाह की प्रोसेसिंग के लिए मिलेगा। दूसरी चीज जो बार बार यहाँ आई है, लाह के क्लस्टर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना। जोहार। जब संजय जी आए थे तब तो जोर से बोल रहे थे, अरे मैं भी मामा हूं, बोलो जोहार जोहार, भारत माता की जय, झारखंड। हम सबके सौभाग्य से आज हमारे बीच पधारी हमारी ऐसी राष्ट्रपति जिनका झारखंड के प्रति पहले से ही बहुत लगाव रहा है, और जब वो यहाँ गवर्नर थी, राज्यपाल थी, तब भी जनता के कल्याण के लिए अनेकों काम करती रही हैं। आज सौभाग्य से वे हमारी राष्ट्रपति हैं और हमारे बीच पधारी हैं। ऐसे हमारी राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। महामहिम राज्यपाल झारखंड आदरणीय श्रीमान संतोष गंगवार जी, यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान हेमंत सोरेन जी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री यहाँ के सांसद आदरणीय श्री संजय सेठ जी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, झारखंड की कृषि मंत्री बहन श्रीमती दीपिका पांडे जी, महानिदेशक ICAR हिमांशु पाठक जी, श्याम नारायण झा जी, डॉक्टर अभिजीत कर जी, यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम। बहनों और भाइयों, कृषि मंत्री बनने के बाद मैं रांची आया था और ये पहला संस्थान था, राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान, जिसमें मैंने विजिट की थी और रात भी किसी होटल में नहीं सोया, यहीं इसी परिसर में आके सोया था। और तब अभिजीत और बाकी साथियों से चर्चा हुई, मैंने पूरा भ्रमण किया यहाँ, लाह के खेती के बारे में, उत्पादन के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, संभावनाओं के बारे में पूरा समझा। और तभी मुझे बताया कि संस्थान की स्थापना को 23 तारीख को 100 साल पूरे हो जाएंगे। और फिर मुझे ये कहा कि 100 साल पूरा होने के अवसर पर अगर महामहिम राष्ट्रपति जी पधार जाएं तो ये संस्थान भी धन्य हो जाएगा और लाह की खेती करने वाले किसानों का भी कल्याण हो जाएगा। आज हम गौरवान्वित, अत्यंत प्रसन्न और गदगद है कि हमारे अनुरोध को स्वीकार करके महामहिम राष्ट्रपति जी पधारिए। एक बार फिर उनका हृदय से स्वागत है, उनका हृदय से अभिनंदन है। लाह का इतिहास भारत के इतिहास जितनी पुराना है। 5000 साल पहले महाभारत हुआ था। तब महाभारत में हमने पढ़ा था कि कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लक्षागृह बनाया था। वो लाह से बना था, लाख से बना था। और तब से लेके आज तक लाह की खेती होती चली आ रही है। जो बातें यहाँ दोहराई गई, बताई गई है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज भी लाह बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है किसानों की आय दुगनी करना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, किसान की आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए,
गरीब आगे बढ़े। और इसलिए खेती में उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, और खेती का विविधीकरण मतलब परंपरागत केवल धान गेहूं की खेती से काम नहीं चलेगा, हमको दूसरी खेतियों की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। कृषि वानिकी मतलब पेड़ों से भी जो आय हो सकती है उसकी तरफ भी उन्हें ध्यान दिलाया। और जब इस दिशा में हम सोचते हैं तो लाह की खेती बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, आज भी 400 करोड़ रुपए का लाख हम निर्यात करते हैं, लेकिन इस खेती में अभी जो भाई बहन जुड़े, अभी उनमें से कई ऐसे हैं जो लाख रुपया से ज्यादा कमा रहे हैं। उनने अलग अलग समूह बनाए हैं, उस समूह की आमदनी भी 25 से लेकर 30 लाख रुपया तक है। अनंत संभावना है इसमें। और इसलिए लाह की खेती, देखो लाह महत्वपूर्ण है हमारी आय बढ़ाने के लिए, लाह महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक का ये विकल्प है, प्लास्टिक पर्यावरण का दुश्मन है, तो प्लास्टिक से बचाने के लिए हम लाह का उपयोग कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए आज कितनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है, मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और लाह की खेती बड़े आसानी से हमारी बहनें भी कर सकती है, महिलाएं भी कर सकती है। और प्रधानमंत्री जी का कॉन्सेप्ट है लखपति दीदी बनाना है, मतलब हर बहन की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया सालाना हो जाए, इसका इंतजाम करना है। इसके लिए लखपति दीदी योजना बनाई उन्होंने, और उस लखपति दीदी योजना का विभाग भी मेरे ही पास है, ग्रामीण विकास विभाग। तो मेरी बहनों, लाह के माध्यम से भी लखपति दीदियां बनाई जा सकती है। आपकी आमदनी बढ़ा के 1 लाख रुपया से ज्यादा की जा सकती है, तो उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कृषि विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हम कैसे लाह की ठीक से प्रोसेसिंग हो, पैदावार बढ़े और प्रोसेसिंग के बाद ठीक दाम मिले। अभी कई तरह की चीजें यहाँ कही गई है, अभिजीत ने भी कुछ चीजें कही थी, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय की सीमा है। लेकिन 3-4 चीजें मेरे ध्यान में आती है। महामहिम आए हैं तो लाह की खेती आगे बढ़े और लाह उत्पादक किसानों की और गरीबों की समस्या का समाधान हो, क्योंकि आदिवासी भाई बहन, गरीब भाई बहन, पिछड़े भाई बहन इस खेती के काम में लगे हैं। और इसलिए लाख का उत्पादन कम से कम दुगना हो जाए। लाख के उत्पादन में लगे भाइयों और बहनों को और प्रोत्साहन मिले, उनकी आय बढ़ जाए। और लाख के उत्पादक किसानों को, अभी चूंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है, वनोत्पाद है, इसलिए कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। इसलिए मैं पूरी गंभीरता से प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये प्रयत्न करूंगा कि लाख को कृषि उत्पाद के रूप में पूरे देश में मान्यता मिल जाए। इसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह संभव होगा तो कृषि विभाग की कई योजनाओं का फायदा हमारे लाह के उत्पादक किसानों को मिलेगा, लाह की प्रोसेसिंग के लिए मिलेगा। दूसरी चीज जो बार बार यहाँ आई है, लाह के क्लस्टर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना। और इसलिए भारत सरकार पूरी ताकत से इस पर ध्यान देगी कि हम क्लस्टर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में मदद करें, ताकि प्रोसेसिंग का काम आसान हो जाए और प्रोसेसिंग के कारण लाह के ठीक रेट प्रोसेसिंग के बाद हमारे किसानों को मिल जाए। एक बात आई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, कि उसको भी कुछ बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हम हमारे जनजाति विभाग के साथ मिलके इस बात का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी ने किया कि जितना खर्चा आता है उत्पादन में, कृषि उत्पादन में, उसमें 50% लाभ फायदा जोड़कर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी लागत आती है उसमें कम से कम 50% फायदा जोड़कर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाह के तय हो, ताकि ज्यादा पैसा हमारे भाई बहनों को मिल सके। किसानों को प्रशिक्षण की बात अभी यहाँ आई थी, अभी 1500 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुझे अभिजीत ने कहा कि 1500 के बजाय अगर 5000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो हम प्रशिक्षित करके इस खेती से ज्यादा लाभ उठाने वाले भाई बहन तैयार कर सकेंगे। और इसलिए इस साल से 1500 नहीं
5,000 किसानों को यहाँ प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करके वो ज्यादा लाभ कमा सके। और संजय जी, रांची आज भी कृषि की शिक्षा, शोध और अनुसंधान का बड़ा केंद्र बन के उभरा है। मैं आपको और झारखंड वासियों को आश्वस्त करता हूं कि रांची को कृषि शिक्षा, अनुसंधान और शोध में देश का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा, उसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर आप सबकी ओर से महामहिम का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ ICAR के ये शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में देश के राष्ट्रपति महोदया और हमारे झारखंड के पूर्व राज्यपाल महोदया यहाँ उपस्थित है। ये बहुत गौरव की बात है हम लोगों के लिए कि विगत 6 वर्षों तक इन्होंने राज्य का मार्गदर्शन किया और आज देश को भी दिशा देने में लगी है। इनका हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ में केंद्रीय कृषि मंत्री, क्षमा कीजिएगा, माननीय राज्यपाल महोदय जी भी यहाँ हमारे साथ हैं, गंगवार साहब, और केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और हमारे साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री जी भी हैं, संजय सेठ जी भी हैं, और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी भी हैं। हमारे राज्य सरकार के कृषि विभाग की मंत्री दीपिका सिंह पांडे जी भी हैं, और इस संस्था के DG, DDG, डायरेक्टर सभी वरीय पदाधिकारी हैं। इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए विशेषकर आप सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से जोहार है। मैं बहुत लंबा बातें रखने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल महोदय आई हैं, इनका मार्गदर्शन हम लोग सुनेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, चूँकि आज यहाँ कृषि से जुड़ी विषय पर बातें रखी जा रही है, कृषि मंत्री भी हैं केंद्र के, और राज्य के भी कृषि मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, और हम आज किसानों की बात कर रहे हैं। हम किसानों के लिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, कागज कलम में भी अच्छे आंकड़े दिखा देते हैं। जहां हम आज 50% लाह उत्पादन की बात करते हैं, ये 50-55 नहीं, बल्कि हम इससे भी अधिक 70% के लगभग लाह उत्पादन किया करते थे, लेकिन आज हम घट गए। वास्तविकता किसानों के प्रति आज क्या हालात है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि लखपति दीदी बने किसान। लखपति क्यों, करोड़पति क्यों नहीं बन सकती, और बन सकती है। ये कोई बहुत बड़ा चुनौती नहीं है, बशर्ते किसानों के लिए जो नीति निर्धारण हो। और आज किसानों का जो खेत से लेकर बाजार तक का जो सफर है, वो सफर ऐसा हो जहां बिचौलियों का कोई जगह ना हो। आज मुझे लगता है
देश में बिचौलियों का जो जमात है वो इतना शक्तिशाली हो चुका है, इतना शक्तिशाली हो चुका है कि आज आपके मेहनत की गाढ़ी कमाई वो अपनी जेब में ले जाता है। मुझे लगता है किसानों के प्रति जो हम लोगों का संवेदनाएं है वो आज से नहीं, सदियों से किसान को हम लोगों ने सर आंखों पर रखा है और आने वाला समय भी रखेंगे। इसीलिए जय किसान जय जवान जैसे नारे देश में गूंजे। लेकिन किसान कितना मेहनत करता है, कितना जद्दोजहद करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से पूछा जाए, उनके हालात देखे जाए तो पता चलता है। आज के दिन में जैसे पर्यावरण में जो परिवर्तन है, जिस तरीके से कभी कम बारिश, कभी अधिक बारिश, कभी सुखाड़ की स्थिति, ऐसे स्थिति में किसान, अगर हम आंकड़े को भी देखें, ये 100 साल की संस्था हमारा ये अनुसंधान केंद्र है और 100 सालों में अगर हम किसानों की संख्या देखें तो बड़े पैमाने पर जो किसान थे वो आज के दिन में खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर हुए हैं। हमें इन्हें बचाने की आवश्यकता है और इसका हल, इसका उपाय कैसे निकले, ये राज्य और केंद्र दोनों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मैं लगातार राज्य में खेती बाड़ी के प्रति आम सभाओं के माध्यम से, नीति निर्धारणों के माध्यम से, सिर्फ जो मौसमी फसल है इसके अलावा वैकल्पिक खेती की ओर कैसे आगे लोग बढ़े, इस पर हम लोगों ने लगातार काम किया है और आपके इस लाह उत्पादन को भी हम लोगों ने कृषि का दर्जा दे भी दिया है। और आपको मालूम होगा कि हमारी सरकार बनने के बाद कोरोना का समय था, सब लोग जब घर में बंद थे, मुंह में मास्क लगा करके घर के अंदर भी रहना पड़ता था, तो उस समय मैं इस संस्था में मास्क लगा करके इस संस्था कैसे आगे बढ़े, किसानों को कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए मैं काम कर रहा था। लेकिन खैर जो भी हुआ, हमें निश्चित रूप से आज की इस भौतिकवादी युग में किसानों को जीवित रखना, उनके आय के स्रोतों में बढ़ावा कैसे हो, कैसे वैकल्पिक खेती को बढ़ाया जाए, कैसे पशुपालन की व्यवस्था को बढ़ाया जाए, इस पर हमें मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है और संकल्प लेने की आवश्यकता है कि किसान को हम कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार।